क्या हो गया? अरे चाय हो गया जी। अरे अभी बची कि नहीं तुम लोग? ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, क्या हाल है बेटा? गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून आ गए सभी लोग? यस सर। यस सर। अच्छी बात है। एक मिनट देना। हाँ भाई, सब लोग आ गए हैं। आज आप लोग की 2 क्लासेस है। हेलो। यस सर। चलिए, तो एक मिनट जरा, मैं मास्क लगाया हुआ हूँ, निकालूं यार, मैं आवाजें नहीं जाएगा। सर ये चैप्टर लगभग एक कितना और मिनट बेटा, बचा एक है? मिनट, एक मिनट देना। सब लोग आज गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बीच में मास्क उतारना मैं भूल गया था, हो सकता है इसलिए आवाज ना जा रही हो। पता नहीं गले में क्या हो गया सब। बाकी बच्चे कहाँ गायब है अभी? सर आज आप इंस्टीट्यूट में हो? कल भी इंस्टीट्यूट में था मैं, तो पता नहीं लगा। नहीं सर, क्योंकि फॉर्म भी आया है इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो आप कंसेंट फॉर्म, अब तो लगभग लगभग कोविड ठीक है हो रहा है, देखो क्या है। यस सर। सर बट थर्ड वेव आ भी सकती है। हाँ बेटा, वो खतरा तो है, क्या कर सकते हो भाई। भाई 2 दिनों से सर ये खांसी आ चैप्टर रहा है। कितने दिन में और खत्म हो जाएगा हम लगभग? लोगों के एज ग्रुप के बच्चों की वैक्सीन भी नहीं आई है। नहीं आई है? अभी कहाँ आई है? हम लोग तो अभी अंडर 18 है ना। हाँ हाँ हाँ, सही बात है, अभी ट्रायल चल रहा है सर। ये चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा, हम न्यूमेरिकल करवाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगवाए थे तुम्हारी विकास, ओके समझे? सर। यस सर। यस सर। यस। Theoretically it is finished. Even what is given in your NCERT and other books, I have still more than that. मैं उससे ज्यादा करा रखा हूँ। अब देखिए लोग सर धीरे एक धीरे बार आप आते। कल वाली पीडीएफ खोलोगे, उसमें मेरे को एक डाउट आया था, वो पूछना है। आइए, ये ER5 बैच है, बहुत जबरदस्त बैच है। क्या है सच में, काफी जबरदस्त है। ध्रुव, अरे सोता, हाँ तुम कहाँ गए थे सोता? जिस दिन था उस दिन मैंने एक्स्ट्रा क्लास लिया था भाई, तो नहीं थे सर उस दिन शायद। पता है सर उस दिन पता ही नहीं चला कि संडे को एक्स्ट्रा क्लास है। अच्छा कोई बात नहीं, वो मैं एक मिनट, PDF कहाँ मिलेगा भैया? एक सेकंड में देखता हूँ कैसे ओपन होगा। अरे तुम लोग को भेज रखे थे ना, वो कहाँ है? सर कल की क्लास के चैट में भेजा था आपने। चैट में जाऊंगा मिल जाएगा, या तो कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे लगता है इस सर वो क्लिक करोगे ना, वहाँ पे लिखा हुआ होगा पोस्ट पोस्ट में है। यस सर, फिजिक्स के चैनल पे क्लिक करो, Yes, जहाँ पे sir. मीटिंग चली होगी उसके ऊपर थोड़ी जाओगे तो उसमें कल की मीटिंग दिखा नहीं रहा होगा, लिखा होगा 7 रिप्लाईज फ्रॉम संजीव, ब्लू कलर के अंदर। सर उस पर क्लिक करोगे तो दोनों दिख जाएंगी। 2 रिप्लाईज आदित्य तिवारी, और ये वो इसी कहीं भी कर दे हम। यस सर। अच्छा हाँ, ये मिल गया। हाँ भाई,
क्या बोल रहे हो तुम लोग को दिख रहा है कि नहीं अभी? दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। हाँ, बताओ Yes, sir. कौन सा चीज पूछना है इसमें? टेल मी बेटा। सर जो लास्ट रूल है वो कैसे एप्लीकेबल होगा ये पूछना है, जो आपने कौन सा बताया था। कौन सा लास्ट रूल बेटा? ये If 8th वाला। independent variable is time then the graph does not exist in the second and third quadrant, इसी की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ चलो बताता हूँ। मैंने ये भी कहा था आप लोगों को कि जब भी टाइम आ जाएगा ना तो टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव टाइम किसी के रिस्पेक्ट में, जैसे मान लो कहें कि 9 बजे कोई घटना घटी और हम 10 बजे उसका जिक्र कर रहे हैं, तो 10 बजे के रिस्पेक्ट में 9 बजे क्या हो जाएगा? माइनस में चला जाएगा। माइनस में तो उसका बैक हो गया, लेकिन एक्चुअली माइनस नहीं है ना, वहां उसका सेंस ये होता है। फिलहाल ग्राफ में जो हम बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहे हैं हम। अच्छा, तुम लोगों में से किसी ने वीडियो बना के डाल दिया है यूट्यूब पे? कोई बता रहा था मुझे। हाँ, कौन सी वीडियो सर? पता नहीं, शायद मिश्रा सर की कोई बता रहा था, भगवान जाने। चलो, तुम लोग को बोर्ड दिख रहा है कि नहीं बताओ, पहले छोड़ो सब। बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? यस हाँ। सर। अब देखो बेटा, जो ये सेवेंथ रूल की बात, हाँ सेवेंथ रूल की मैं बात कर रहा था वो ये है। तो जरा अटेंडेंस सब लोग आ गए हो तो मैं फिर से ले दूं। ये देखिए आराम हो गया। तो देखिए ऐसा है सर वो ज्यादा कि कर्व वाला वो लेना। आवाज थोड़ी गूंज रही है। सर जिसमें आपने ज्यादा लाइन ली थी ना, वो ही वाला एग्जांपल लेना। ज्यादा लाइन नहीं थी। मतलब जिसमें 3-4 ऑप्शन दिए थे आपने, 4-5। अच्छा, ऑप्शन नहीं समझ में आया। तुम तो कह रहे थे कि फोर्थ वाला रूल कैसे लगेगा? नहीं सर, उससे पूरा क्लियर हो जाता है जो आपने लास्ट में कराया था ना, ज्यादा ऑप्शन वाला। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हमने ये लिया था बेटा कि मान लो s बराबर यूटी प्लस, हाँ बोलो। सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे दिखता है? वो भी बताएंगे, वेट करो। ये हमने ले लिया s और ये ले लिया टाइम। मान लो अगर इधर तक तुम खींच देते हो तो ओरिजिन किधर क्या हो जाएगा? टाइम नेगेटिव हो जाएगा। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बताओ बेटा। ये फर्स्ट, No, sir. ये सेकेंड, नो सर। ये थर्ड, ये फोर्थ क्वार्टर। अगर ग्राफ का कोई भी हिस्सा टाइम एक्सिस अगर ये है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, तो ग्राफ का कोई भी हिस्सा इसमें चाहे इसमें जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा कि टाइम नेगेटिव होने लगेगा। तो जब टाइम नेगेटिव होने लगेगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। रुको मैं जरा देख लूं कि सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट ही लिखा हूं या कोई और कुछ और लिख दिया हूं। वेट अ सेकेंड, नहीं तो उसे चेंज कर दूंगा। सर आपने सेकेंड और थर्ड ही लिखा है। लिखा है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सेकंड थर्ड है सर। हाँ, कहाँ गया? सेकेंड एंड थर्ड ही है ना, कम से कम ना। Yes, sir. यस सर। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। तो समझे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको फिर ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर में, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो जाएगा। तो जो भी एग्जिस्ट कर सकता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. दूसरा देखिए कि अगर हम ये इसका ग्राफ खींचे, ठीक है, ये ग्राफ, ये एक पैराबोला हो सकता है, ये एक पैराबोला हो सकता है, ये एक पैराबोला हो सकता है। अच्छा, इसके लिए भी चेंज करना है, करता हूँ क्या? जो बच्चों ना, ये बिल्ला कितने चाहिए होगा? इसको रखना है। अच्छा, दोनों लगा है, चलो भाई तीनों लगाते हैं। चलिए, तो ये हो सर गया। जहाँ पे भी ये वाली इक्वेशन आएगी तो हम दोनों ऐसे पैराबोला ग्राफ डायरेक्ट बना देना। एक मिनट, कौन पूछा? श्रेष्ठ चैन बेटा, मैं बहुत बार कह रहा हूँ, इस तरह से याद नहीं रखता है। अगर टी का स्क्वायर है तो पैराबोलिक कर्व होगा, ये बात समझ लो।
समझे, पैराबोलिक कर्व। Yes, sir. लेकिन Yes. लेकिन तो split है लेकिन ना? लेकिन सुन लीजिए बात, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो चेक करनी जरूरी है। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आप ग्राफ को गलत कर देंगे, ये बात बता दूं मैं, ग्राफ को गलत कर देंगे। तो इसलिए प्लीज आप चेक किया करिए, ठीक है। Yes, हाँ, sir. और किसी ने हैंड रेस किया था, कौन है बच्चा वो, बताओ भाई क्या पूछना था। ठीक है, और देखो मान लो अगर हम यही कह दें, इसी में एक ऑप्शन हम ये बना देते हैं, यहाँ से ग्राफ ऐसे स्टार्ट किए, ठीक है, और एक ग्राफ में ऐसा बनाता हूँ, 4 ऑप्शन, ठीक है। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। तो पहली बात तो t बराबर 0 पर अगर हम देखें, s बराबर u इंटू 0 प्लस हाफ a इंटू 0 का स्क्वायर, दिस गिव्स 0। यानी कि थर्ड वाला ग्राफ तो वैसे ही डिस्कार्ड हो गया क्योंकि ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ। अब बच गया फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ के लिए कैसे एग्जामिन करेंगे, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये हो गया ds बाई dt क्या डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी देगा। हाँ हो गया, देखिए दो लगा ले, हाँ राइट, ठीक है, इसमें लगाइए ना। अरे यही चीज था भाई, क्या हो जाता है, ऐसा लग रहा है कि इसको घर लेके जाएगा, ये जो फील आ रहा है वो वहां थोड़ी जाता है। अच्छा ठीक, चलिए लगा लेते हैं, रुक जाओ बच्चों। हमारे एक विशेष सर हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका u आएगा प्लस हाफ है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ये हो जाएगा u प्लस 80, समझे। अब देखो बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए एक एक बात को ध्यान रखो। ds बाई dt ये वेलोसिटी बता दिया, तो t बराबर 0 पे स्लोप बताएगा, टेंजेंट का स्लोप। तो t बराबर 0 रखोगे तो u प्लस a इंटू टी, जब 0 को क्या है u। अब देखो अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करते हैं, यहाँ पर इस पे, तो इसका टेंजेंट तो t बराबर 0 पे 0 आ फर्स्ट इक्वेशन का, तो यानी फर्स्ट वाला ग्राफ, यानी ये वाला क्या हो गया, ये भी गलत है। अब ये पैराबोला है लेकिन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब अगर हम क्या करें, इस पर ड्रा करें और इस पर ड्रा करें, इन दोनों पे स्लोप t बराबर 0 में कुछ है, ठीक है, u के बराबर। तो अब सर हमने फर्स्ट वाला क्रॉस किया, थर्ड वाला क्यों किया? थर्ड वाला इसलिए किया कि t बराबर 0 पे s की वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन थर्ड के लिए t बराबर 0 पे s की वैल्यू कुछ है, 0 नहीं है, इसलिए थर्ड वाला इस वजह से गलत हो गया। और सर फर्स्ट वाला इसलिए गलत है क्योंकि t बराबर 0 पे स्लोप 0 इसका है, जबकि t बराबर 0 पे स्लोप की कुछ वैल्यू है, u है, और इसमें स्लोप की वैल्यू 0 है, इसलिए फर्स्ट वाला गलत हो गया। अब बच गया हमारे, सर थर्ड वाला का तो ये क्योंकि मतलब वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जब s की वैल्यू निकाली तो वो मतलब जब t का वैल्यू पुट किया 0 तब वो ओरिजिन से पास करना चाहिए, बट वो क्योंकि वो 0 आ गया, बट वो नहीं आया इसलिए। बट वो नहीं पास कर रहा ओरिजिन से, इसलिए गलत है। फर्स्ट वाला गलत हो गया, क्या चीज, फर्स्ट वाला ग्राफ कैसे गलत हो गया सर? अरे राणा तुम थोड़ा स्लोप ध्यान नहीं से आई सुना ना करो। उसकी। स्लोप t बराबर 0 पे क्या है, स्लोप u है, कहाँ घूम रहते हो तुम, u है, और यहाँ पे स्लोप क्या है, t बराबर 0, बताओ श्रेय राणा। 0 क्लास खुलने दो, तुमको आने दो, तो श्रेय राणा सब लोगों को पोटेंशियल एनर्जी देता हूँ, तब सीख जाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है श्रेय राणा, समझ में आ गई बात। यस सर, श्रेय राणा, यस सर। हाँ, तो अब बच गया सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड वाले में भी कुछ स्लोप की वैल्यू है, फोर्थ वाले में भी है, तब इसमें कैसे डिटरमाइन करेंगे हम। अब देखिए फोर्थ वाले में t बराबर 0 के अलावा कहीं और पर भी अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, कहीं पर और, मान लीजिए यहां पर हमने ड्रा कर दिया, ये यहां हमने ड्रा कर दिया, व्हाट वी फाइंड द स्लोप इज डिक्रीजिंग, जबकि ds बाई dt इस ग्राफ का जो स्लोप बता रहा है, किसी टाइम t पे अगर t की वैल्यू 1 सेकंड रख दे तो u प्लस a आ जाएगा, t की वैल्यू 2 सेकंड रख दे तो u प्लस 2a आ जाएगा, यानी स्लोप इंक्रीजिंग है। जबकि फोर्थ वाले में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ थीटा की वैल्यू ज्यादा,
यहाँ थीटा की वैल्यू और ज्यादा, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ, और आगे बढ़ाएंगे तो और कम होता चला जाएगा। यानी फोर्थ वाले में स्लोप डिक्रीजिंग है, इसलिए ये गलत है, जबकि इसमें स्लोप क्या इंक्रीजिंग है। कौन सा ऑप्शन सही था? सेकंड। पूरा चेक करना पड़ेगा। सर तो मतलब t इक्वल टू 1 था तो u प्लस a हुआ, तो सर t इक्वल टू पे u प्लस 2a हुआ, तो सर u प्लस a पे सर फोर्थ वाला गलत कैसे हुआ? फोर्थ वाला गलत ऐसे हुआ कि पहले देखो इसका स्लोप ये था ना, यहाँ मान लो एंगल थीटा 1, ठीक है, t बराबर 0 पे, t बराबर 1 सेकंड पे एंगल आ गया थीटा 2, t बराबर 2 सेकंड पे एंगल आ गया थीटा 3। बताओ थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 3 है या नहीं है? बताओ, देख के बताओ। है सर। यस सर। यस सर। और जबकि हमारा स्लोप क्या हो रहा है, हर बार बढ़ता चला जा रहा है। पहले u प्लस a हुआ, फिर u प्लस 2a हुआ, पहले 0 पे u था, बाद में u प्लस a हुआ, 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे u प्लस 2a हुआ, तो स्लोप बढ़ रहा है। जबकि इसमें स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है फोर्थ वाले में। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर का स्लोप चाहिए ना, जो कि फोर्थ में नहीं है। अच्छा, स्लोप घट रहा है बट हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर का चाहिए था। हाँ, अगर इसमें डाल के सर। देखो स्लोप, रुको भाई, इसमें डाल के देखो कि यहाँ देखो एंगल आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये एंगल आपका, यहाँ से लीजिए, ये एंगल कम था, ये थोड़ा ज्यादा, ये लो और ज्यादा हो गया। बढ़ा के नहीं बढ़ा, बताओ? यस सर। Yes, Yes, sir, बढ़ रहा यस है। सर। Yes, sir. तो जब स्लोप बढ़ रहा है यहाँ पे, यहाँ छोटा था, यहाँ थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा। यहाँ मान लीजिए थीटा 1 ले लीजिए, थीटा 2 ले लीजिए, थीटा 3, या अल्फा ले लीजिए, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3। तो अल्फा 1 इज लेस देन अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 3। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हैं, स्लोप बढ़ता जा रहा है, जो इसको एडमिट कर रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, ठीक है, चलिए अब मैं ग्राफ से आज हमारा एजेंडा होगा कि आपके पैकेज का क्वेश्चन मैक्सिमम मैं करा दूं। हाँ जी बोलिए, अरे कंफ्यूजन है सर, बता सकते हैं अभी? क्या है, क्या कंफ्यूजन है, पूछो। सर अब टीम्स में भेजे हैं सर फिजिक्स के। कहाँ है टिप्स मुझे? सर इसमें नहीं, टीम्स में होगा चैनल पे सर। यस सर। क्या लिखे होते? रिटार्डेशन एक्सपीरियंस बाय मूविंग बोट, its engine is cut off, given as d by dt minus kbq, where if k is constant, v naught is the magnitude of velocity at the cutoff. Yes sir. The magnitude of velocity एक at मिनट, time t. बड़ा होने दो। अरे यार काफी बड़ा हो गया। हाँ, v naught is the magnitude of the velocity at the cutoff. The time t after the cutoff is क्या है? सर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी है, वो एरो दिए के वही चीज। अच्छा, रिटार्डेशन इज एक्सपीरियंस बाय मूविंग बोट इफ इंजन इज कट ऑफ, मतलब इंजन बंद हो गया, इज गिवन बाय dv by dt is equal to minus kv where k is a constant, v naught is the magnitude of velocity at the cutoff, the cutoff, इसके बाद cutoff the at the time with लैंग्वेज कंप्लीट नहीं हो रहा है। सर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वही ऊपर वाला लाइन नीचे भी है। अच्छा, the magnitude of the velocity at the time t after the cutoff is, it's a very easy problem। देखिए, चलिए ये देखिए भाई, अब आप लोग मुझे क्वेश्चन करने दीजिए, है ना। पैकेज अपना अपना निकाल लीजिए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन से मैं करा देता हूँ। पैकेज को आप लोग कंप्लीट करें, मैं इनका क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो देखो बेटा, ऐसा है, तुम ऐसे वो होकर क्यों पूछते? तुम्हारा राइट है पूछने का बेटा, आराम से पूछो। अगर जो चैप्टर पढ़ा दिया हूँ उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो पूछो, उदास नहीं, ठीक है। नहीं आएगा करके बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर, डोंट वरी। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि ना, ये आपका पानी में कुछ चीज जा रही, मोटर बोट जा रही, हैप्पी? यस सर। अब क्या हुआ कि मोटर बोट का इंजन बंद कर दिया गया। जिस समय बंद कर दिया गया उस समय इसकी वेलोसिटी थी v नॉट, ठीक है, और पानी की वजह से इस पर रिटार्डेशन लगा रहा था। a का वेलोसिटी के अपोजिट था। तो देखो a की वैल्यू क्या दिया है, क्या दिया था बताओ जरा, क्या लिखे हो? माइनस के वी क्यूब। हाँ, के वी क्यूब, यानी आपका a जिसको हम dv by dt लिखेंगे, दिस इज माइनस के वी नॉट क्यूब, के वी क्यूब, है ना। तो ये जिस समय कट ऑफ था उस समय की वेलोसिटी, क्वेश्चन पूरा समझिए पहले। अब जैसे ही चलते गया तो इसकी कुछ वेलोसिटी कम हुई। जब वेलोसिटी कम हुई तो कम होने के बाद इस नाव की वेलोसिटी
जिस समय v थी उस समय का ये एक्सेलरेशन दे रखा, रिटार्डेशन दे रखा, जिस समय इसकी वेलोसिटी v थी। अब हम इसी को क्या कर सकते हैं बेटा कि dv इज इक्वल टू dv के नीचे हम इसको लेके आवे, v क्यूब को लेके आवे, और ये हो जाएगा k dt विथ माइनस साइन। अब बस कुछ नहीं करना, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। t बराबर 0 टाइम पे जिस समय इंजन कट ऑफ हुआ तो उसको लेंगे, उस समय वेलोसिटी v नॉट। किसी टाइम t पे इसकी वेलोसिटी v हो गई थी, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे t0 सर ये कैसे हुआ? जिस समय कट ऑफ का इंजन जो है आपका बंद हुआ था उस समय के टाइम को इनिशियल टाइम मान लिया, उसको 0 टाइम मान लिया। समझे बात को? हेलो जी सर, जी सर। उस समय इसकी वेलोसिटी जो होगी वो v नॉट हो जाएगी, और t टाइम बाद जब रिटार्डेशन लगा तो इसकी वेलोसिटी घट के v होगी। समझे बात को? आया समझ में? सर ये आपने दोनों तरफ Yes, से sir. लिमिट लगा दिया ना? हाँ सर यही लिमिट लेने में सर प्रॉब्लम हो रहा था, बाद में बन जाए सर। अच्छा कोई नहीं, चलो देखो अब इसे क्या करोगे, -3 + 1 अपान -3 + 1, ये v नॉट से लेके v तक, ये माइनस के dt का इंटीग्रेशन t, इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं 0 से t। ये हो जाएगा v2, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो v⁻² अपान -2 माइनस, देखो अब एक काम करता हूं मैं, पहले एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, ये आ जाएगा आपका -v⁻², v नॉट से लेके v तक, माइनस के आपका t 0 से लेके t तक। अब देखो जब ये माइनस से बचना हो तो पहले लोअर लिमिट ऊपर रख देते हैं, ये जान लो, तो v⁻², फिर माइनस ला के अपर लिमिट रख देंगे, ये तरीका होता है, -k × t हो गया। समझे? अच्छे में -2 सर कहाँ गया? यस सर। हाँ -2 रहेगा इसमें, -2 खुल गया था इतना, ओके सर। के 2 के t इधर आ जाएगा। समझे बात को? यस सर। अब तो इसमें कुछ नहीं करना, 1/v0² -1/v² इज इक्वल टू -2kt। v की वैल्यू ऐसे निकाल लोगे, सॉल्व कर लोगे या सर कर वो दोगे? माइनस, Yes, sir, सर आ एक बार जाएगा। दोबारा समझा दो, वो -v⁻² कैसे हुआ? यार ये अच्छा फॉर्मूला, -2 को ऊपर ले लिया, ठीक है हाँ -2। भाई, अरे भाई ये होता है फॉर्मूला यार, ठीक है, ये इंटीग्रेशन में पढ़ा रखे हैं बेटा, ठीक है। n इज नॉट इक्वल टू -1, अगर ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहाँ कांस्टेंट लगा दोगे और लिखोगे n इज नॉट इक्वल टू -1। चलिए नहीं सर मैं ये नहीं पूछ रहा था, सर मैं ये कह रहा था कि जो सर माइनस का साइन पहले लगा हुआ है ना, -v⁻−। अच्छा अच्छा, चलो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी बात को रखने के लिए पहले मैं इस तरह से नहीं करता, ये माइनस रहने ही दो, ठीक है। पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, अपर लिमिट क्या है, तो -v⁻²/2, फिर माइनस ऑफ v⁻², v⁻² इज इक्वल टू -kt। इसी को मैंने पहले लिख दिया क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। समझे? यस सर। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -v0/2 -v²/2 इज इक्वल टू -kt। ये 2 को उधर लेके चले जाओ तो v0⁻² -v² इज इक्वल टू -2kt। ये भी माइनस था, ये माइनस था, ये 1/v0² -1/v² इज इक्वल टू -2kt। सॉल्व कर लीजिए इसे, बढ़े आगे। लिमिट्स कैसे ले ली ये समझ नहीं आ रहा यहाँ पे। वाकई में मानना पड़ेगा, कैसे क्या लिमिट कैसे ले लिए? तो रुक जाओ, तुम कॉपी कलम पढ़ना मत, ठीक है? कॉपी कलम खोल के पढ़ना मत बेटा, तक मैंने लिमिट लेना भी सिखाया था। चलो रुक जाओ बच्चों, अभी मैं थोड़ा कुछ क्वेश्चन और कर दे रहा हूं ताकि लिमिट लेने की जो आप लोगों की समस्या है वो दूर हो जाए। श्रेय राणा यस सर। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा हो तो यस सर। इसलिए लिखा हुआ है कि द रिटार्डेशन इज एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग बोट, इट्स इंजन इज कट ऑफ, is given as dv/dt minus k v0q where k is constant if v0 is the magnitude of velocity at the cutoff। तो जिस समय कट ऑफ हुआ, इंजन बंद हुआ, उस टाइम को 0 ले लिया क्योंकि वहां की वेलोसिटी v0 दी गई, ठीक है। at time t after the cutoff, ठीक है, the magnitude of velocity at time t after the cutoff, यानी t
t बराबर 0 टाइम पर जब v नॉट उसकी बोट की वेलोसिटी थी जिस इंजन बंद हुआ, उसके t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी मान लीजिए v अगर हो रही है तो वेलोसिटी v हमको निकालनी है। यानी इनिशियल टाइम क्या हो गया 0 और फाइनल टाइम क्या हो गया t। तो अब t बराबर 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है v नॉट है। t टाइम t बराबर 0 टाइम पे और t टाइम पे वेलोसिटी कितनी मान ली हम v, यही v निकालना है हमको। ओके सर, अब समझ आ गया। नहीं अब सुनो, तुम काफी पढ़ा करोगे तो ठीक नहीं हो, एक ही क्वेश्चन को 20 बार पूछते हो तुम लोग। पूछो लेकिन पढ़ो भी भाई। इसको लिखते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। ये बताया नहीं है हम, बोलो। तो Yes, पहले sir. अपर लिमिट फिर माइनस sir. लोअर लिमिट रखते हैं। चलिए भैया, आप लोगों को मैं पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन जो पैकेज का दिया गया है, आप लोगों ने किया है उसको, पैकेज के क्वेश्चन को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। यस सर। सबका हो गया? सबका हो गया? किसी कोई डाउट है? कैसे डाउट है? हाँ एक काम, हाँ बोलिए पहले फटाफट आपका आज डाउट ही, लेकिन फटाफट समझिए टाइम की कमी है भाई। एक्सरसाइज 2.1 में से ओपन कर लीजिए सब लोग, एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 पट बताइए कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है? यस सर। यस सर। किसी कोई दिक्कत? नो सर। अरे बोल, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता दो। हाँ 3 भी बताऊंगा, 2 भी बताऊंगा। यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 बता देना। चलो अब चुप रहो सब लोग, 1 2 3 4 5 तीनों बताता हूँ, चुपचाप देखो। एक बात जान लो, आगे चल के वेक्टर पढ़ोगे, वेक्टर से करना बड़ा आसान होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वेक्टर में अब एक बात समझो, ये डायरेक्शन, ये एक्स एक्सिस है, या इसको ईस्ट की तरफ बोलेंगे। एक्स एक्सिस मतलब ईस्ट, एक्स डैश एक्सिस को बोलेंगे वेस्ट, वाई एक्सिस को बोलेंगे नॉर्थ, वाई डैश एक्सिस को बोलेंगे साउथ। एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर आई होता है। यूनिट वेक्टर का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो। वेस्ट की तरफ यूनिट वेक्टर हो गई, आगे पढ़ाऊंगा मैं, ये अभी इस चैप्टर में है नहीं, माइनस आई। नॉर्थ की तरफ यूनिट वेक्टर जे होता है, यानी वाई की तरफ, और साउथ की तरफ यूनिट वेक्टर माइनस जे कैप। हाँ अच्छा, एक बात और जान लीजिए, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ साथ में, इसी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए। अब अगर किसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ में कुछ ऐसा बोल दिया जाए, जैसे ये आपका नॉर्थ, ठीक है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। अगर बोल दिया नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये डायरेक्शन, ये सॉरी ये डायरेक्शन ऐसे देखिए, तो देखो इस वाले क्वाड्रेंट में गिरेगा जिसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, यानी ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये क्या बोलेंगे साउथ वेस्ट बोलेंगे। और अगर ऐसे दे दिया जाए यहाँ पर, ऐसे दे दिया जाए तो क्या नाम दोगे आप लोग बताओ तो सोच के जरा। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ समझो, हाँ ठीक है, इस तरफ जो यूनिट वेक्टर होगा वो हो जाएगा आई प्लस जे डिवाइडेड बाई रूट 2, नॉर्थ की तरफ आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई रूट 2 होगा। और ये इसके ठीक अपोजिट है, जब अपोजिट है तो इस तरफ क्या होगी, यही माइनस लगा देंगे, आई प्लस जे डिवाइडेड बाई रूट 2, ठीक है। इस तरफ होगा, इधर देखो जे पॉजिटिव है, इधर आई नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे जे माइनस आई डिवाइडेड बाई रूट 2, और यही इसका माइनस इस साइड होगा, माइनस जे माइनस आई डिवाइडेड बाई रूट 2, ये ऐसे होगा। या इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, आई माइनस जे डिवाइडेड बाई रूट 2, याद रखिए, याद रखना है। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखो, क्वेश्चन पहला जो है वो बेटा इससे सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी होगा। ए पर्सन मूव्स 30 मीटर नॉर्थ, मान लो x1 दे दिया गया है वेक्टर 30 मीटर नॉर्थ, 30 जे लिख देंगे मीटर, समझ में आई बात। देन 20 मीटर ईस्ट, यानी x2 दे दिया है, ईस्ट मतलब आपका क्या हो गया 20 आई कैप मीटर हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। 30√2 साउथ वेस्ट यानी x3 साउथ वेस्ट किधर लिखे ये है कितना है ये 30√2 साउथ वेस्ट, तो माइनस यहाँ लगा दो इसका वाला माइनस, तो हो जाएगा I + j डिवाइडेड बाई √2 मीटर, तो √2 से √2 कैंसिल। अब डिस्प्लेसमेंट कहा गया तो x1 + x2 + x3 ऐड कर दो, पर ये क्वेश्चन किसमें देना नहीं चाहिए, अगर दे दी तो कोई बात नहीं। 30j + 20i और -30 से मल्टीप्लाई करो तो -30i - 30j। अब देखो -30j + 30j कट गया, -10i, तो माइनस किस तरफ होगा वेस्ट की तरफ, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना 10 मीटर वेस्ट लिख देंगे, यानी कौन सा आंसर हो गया। सर एक बार ये बता दो आई जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी आवाज कट गई थी बीच में। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को, आई यूनिट वेक्टर डायरेक्शन वेक्टर का रिप्रेजेंट कर अलोंग एक्स एक्सिस या ईस्ट के तरफ, ऊपर लिख दिए बोलते क्या है इसे, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। ये वेक्टर में आगे पढ़ोगे। सर इसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं? हाँ नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, स्केल पेंसिल लेके कर डालो काम खत्म, आ जाएगा, ठीक है नॉर्मल तरीके से। लेकिन अरे ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन सबसे हो गया, सेकंड क्वेश्चन जल्दी बताओ। यस सर। सर Yes. ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में -i + j बाय में √2 है, ये सब कैसे आ रहे हैं। यस सर, सर मेरे को भी वही डाउट है। हाँ देवाशीष बीकाराम, यस आप सर। पिछले क्लास में कहाँ गायब थे। सर मैं तो हर क्लास में रहता हूँ। अच्छा रहते हो, चलो देवाशीष जी देखो, देखो ये वेक्टर में पढ़ोगे और विडंबना ये है कि एनसीईआरटी के वेक्टर मोशन इन वन डायमेंशन के बाद दिया हुआ है। चलो जाओ, तो आप लोग पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। देखो बेटा एक्स एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर आई लिखते हैं, वाई एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर जे लिखते हैं, इतनी बात। जब इधर किसी वेक्टर कह दिया जाए ए वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, मान लो कह दिया जाए ए वेक्टर ए इज 3 मीटर, इसका मैग्नीट्यूड दे दिया जाए डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखोगे। वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, तो वेक्टर ए लिखोगे और यहाँ 3i मीटर लिख दोगे। 3i कैप। मान लो कह दिया जाए वेक्टर बी इज डायरेक्टेड, ये 3 मीटर डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, तो क्या करोगे बीकाराम जी। यस सर, सर 3 वेक्टर जे। हाँ बहुत बढ़िया, 3j लिख दोगे, ठीक है समझ में आ रही बात। यस सर। अब देखो यस सर। मान लो ये कहा जाए कि एक वेक्टर ऐसा डिफाइन करो जो आपका यहां से जा रहा हो लेकिन एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, कितना बना रहा हो 45 डिग्री है। 45। हाँ तो इस तरफ जान लो, इस तरफ जो है जो यूनिट वेक्टर आता है, क्योंकि 45 डिग्री आ गया तो cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो इस तरफ जो यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये पहला क्वाड्रेंट है जिसमें आई और जे दोनों पॉजिटिव है, आई + j लिखेंगे और √2 से डिवाइड करेंगे, समझे। और इसी को हम ईस्ट डायरेक्शन भी बोलते हैं और इसको नॉर्थ बोलते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन हो गई कौन सी हो गई, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बोल दिए, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट। समझ में आई बात बीकाराम जी। यस सर। विकास आपको समझ में आई, विकास आपको समझ में आई, ये एंगल 45 डिग्री है, क्लियर हो गई। अब अब अगर इसी के अपोजिट हम खींच दें, इसी का वेक्टर में पढ़ाएंगे तो वो डिटेल बताए, इसी का अपोजिट खींच दें और एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करें, तो बताओ बीकाराम जी क्या लिखोगे। इधर की तरफ यूनिट वेक्टर क्या है -i है, इधर तरफ -j है, क्या लिखोगे बताओ बीकाराम जी, क्या लिखोगे इस तरफ, क्या लिखोगे बेटा बोलो। आई भी नेगेटिव है तो माइनस, अरे बोलो यार चुप कहाँ हो गए, -i - j, और जब 45 डिग्री की बना तो 45 का cos 45 या sin 45 1/√2 होता है, ऐसे लिख दो या इसी माइनस को बाहर निकाल दो, तो देखो ऊपर वाला आ गया, आ गया ये। यस सर, आ गया समझ। यस सर, आ गया समझ। हाँ ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया और ये साउथ को, समझे बात को अब। यस सर। ऐसे ही बाकी वाला भी, ठीक है ठीक है। यस सर, आ गया समझ में।
अच्छा अगला सर क्वेश्चन आई को आई कैप बोलते हैं, जे को क्या बोलते हैं? जे कैप। सर जे कैप कैप कोई यूनिट होती है क्या? कैप मतलब कैप लगाने का मतलब होता है कि वो डायरेक्शन को बता रहा हो, कुछ नहीं कर रहा है। दिस इज ए यूनिट वेक्टर बेटा। अभी अगर ये नहीं भी आता है कोई बात नहीं, अगला चैप्टर वेक्टर का आएगा वहां पढ़ोगे, अभी इस पर स्ट्रेस ज्यादा मत दो। सर बताओ। सर मुझे ये पूछना था कि अगर मतलब कि आपने लिखा है ये वेक्टर ए, तो इसमें आपने मॉड लगा दिया तो फिर यहाँ पर मॉड लग जाएगा, तो फिर कैप नहीं ना लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं सर लगेगा, क्यों? क्योंकि मॉडुलस इज ए स्केलर क्वांटिटी यार, वेक्टर थोड़े होता है। जब वेक्टर बनाएंगे तब उसको देखो, यार एरो लगा दिए तो वेक्टर बन गए। अब इस पर डिबेट बंद, ये वेक्टर वाले चैप्टर में हम करेंगे, ठीक है? सर ओके पेज सर। चेंज कर यस दो। सर, यस यस सर। हाँ हाँ, यस सर, क्योंकि पेज आप चेंज कर दो। डिबेट करके टाइम मत खराब करिए, आज क्वेश्चन कराने दीजिए। मैं कॉपी कलम लेके बैठिए और फटाफट करते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो भी मैं बता देता हूँ। हो गया क्या है सर, आपका? आसान है। अच्छा आसान है। हाँ हाँ, एवरेज स्पीड यस सर। ए कार moves a distance of 200 meter, it covers first half distance 40 किलोमीटर पर आवर, सेकंड हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, द एवरेज। अच्छा हाँ, ये वाला फार्मूला आप लगा देंगे, ट्वाइस v1 v2 अपॉन v1 v1 प्लस प्लस v2। बेटा। सर इसमें एक चीज पूछनी है, ये जो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा ना, 5/t से हाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल कर लो तुम, क्योंकि वो 200 मीटर में दिया गया है, ठीक है ना? या Yes, 200 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो भी बात एक ही है। पर 200 मीटर का वैसे काम नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो जरूरत ही नहीं है वैसे तो। Yes, तुम sir. ना भी बदलो तो भी चलेगा, क्योंकि सारा कुछ दे दिया यहाँ पर। वो इसलिए दिया गया कि ए पार्टिकल कवर हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, नेक्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2। ये वाला फार्मूला किसको पता है? एवरेज वेलोसिटी ये 48 दिया गया है, ट्वाइस v1 दिया गया 40, v2 हमको नहीं पता है, अपॉन 40 प्लस v2। यस सर, हो गया था बस। v2 निकाल लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 जिसको मैथमेटिक्स ठीक से आती होगी बड़ा आसानी से कर लेगा। एनीबॉडी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम? किसी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ यस है? सर, हो गया। किसने किया है? नाम बताओ बेटा। सर संस्कार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और किसी ने किया है? और किसी ने क्वेश्चन किया है? एनीबॉडी एल्स? सर थीटा में नहीं हुआ, नॉर्मल अगर आता तो उसमें हो जाता। देखो देखो, ये दिया गया है। A particle moves from A to B on a circular path of radius r, ठीक है, covering an angle theta as shown in the figure. Find the ratio of distance and the magnitude of displacement. The distance क्या होता है? Actual path length, ये होता है ना? Distance को क्या बोलेंगे? Actual path length बोलेंगे? Actual यस सर। path length। तो हम लोग ये भी जानते हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यही आर्क हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होगा, डेल्टा एस मान लीजिए आर्क है। तो यहाँ पर एंगल थीटा है, आर्क हो गया डेल्टा एस, रेडियस हो गया आर, यही डेल्टा एस आपका डिस्टेंस हो गया, आर इंटू थीटा, ये डिस्टेंस हो गया आपका। डेल्टा एस किसको बता रहा है? डिस्टेंस को। दिस रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, रेडियस। नो, ये हुआ इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिला जाए, ध्यान रखिए, ये हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी हो जाएगा। अभी बड़ा आसान है सर, यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर बाई 70, काम खत्म। एक ट्रायंगल बन गया ये, यस सर। ठीक है। यस सर। अब इस ट्रायंगल में देखिए, मैं इधर बना दे रहा हूँ एक छोटा सा ट्रायंगल ऐसे, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो।
ये बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लीजिए। अब ये देखिए कि ए बी, ये जो स्ट्रेट लाइन है ए बी, और ये मान लीजिए बीच में इसको सी लिख देते हैं यहाँ पर, बट आई राइट विथ सी। तो ए सी क्या हो जाएगा? इसी के बड़ा ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना ये। यानी ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी बाई टू। ए सी को हमको ए बी निकालना है, ए बी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तब ये भी आ जाएगा। ये एंगल कितना बना? थीटा बाई टू बना। बोलो। यस हाँ, और ये वाला जो लाइन है देखो, ये रेडियस है, ये AC है। यस सर। तो साइन थीटा बाई टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे। यस सर। AC की वैल्यू होगी r साइन थीटा बाई टू हो जाएगी। तो अगर हम इसमें उठा कर रख दे तो AB की वैल्यू ट्वाइस ऑफ AC मतलब हो गया 2r साइन थीटा बाई टू हो जाएगा। यस सर। यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकल गया। अब पूछा क्या? रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर दी। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस प्रेरणा आपको समझ में आई? अब आ गया। यस सर। प्रेरणा झूठ मत बोलो। अरे सर आगे समझ। पक्का? पक्का। चलो मान लिए तुम्हारी बात। सर मैंने भी सेम फॉर्मूला अप्लाई किया। अच्छा, कहाँ से निकलवा रहे थे ये बताओ? ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ बेटा। थीटा अपॉन टू साइन थीटा बाई टू। आंसर मैच करा लो, कौन सा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, देख लो अपना। पहला। ठीक, हाँ पहला है। और कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 में से किसी को फटाफट बोलते जाओ भाई। है किसी कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर, सारे ठीक है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 में आओ, एग्जांपल में किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर किसी को भी एक्सरसाइज की थी। हाँ ठीक है, एग्जांपल भी कर डालो। एक्सरसाइज 2.2 पूछो, इसमें से कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में? छठा क्वेश्चन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 सर, क्वेश्चन नंबर अच्छा, 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था। यस नो सर, मेरे को अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक बच्चे का है, तो फटाफट बोलते जाओ, शर्माना नहीं है इसमें। देवाशीष बीकाराम जी, आपने कुछ किया है नहीं किया है? ये सर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ही बोला है। तुमसे नहीं हुआ था? नो सर, नहीं हो रहा सर, कहीं बीच में अटक जा रहा हूँ। अरे तुम अटकी जाओगे। देखो यहाँ पर, रुको बेटा, ये साइन थीटा की जगह पर है। अगर हम इसको लिख दे y इज इक्वल टू साइन थीटा, इसके मतलब थीटा क्या मान लिए हम? 4x प्लस 2 पाई बाई 3 को थीटा मान लिए। और हमको निकालना है dy बाई dx। तो अगर हम एक काम करें, dy बाई dx को 1 से मल्टीप्लाई करने कोई दिक्कत है? नो सर। 1 को थीटा बाई थीटा लिख दे तो कोई दिक्कत है? नो सर। इनकी जगह को आपस में एक्सचेंज कर दे और इसको लिखे कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू थीटा बाई dx। को कोई दिक्कत है क्या? यानी dx थीटा को dx दे, dx को थीटा की जगह रख दिए, हो गया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई डी थीटा, y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। हमने इसी को थीटा मान लिया, तो इस y की जगह पर साइन थीटा लिख दें, इनटू डी बाई dx ऑफ थीटा की वैल्यू क्या माने थे? 4x प्लस 2 पाई बाई 3 लिख सकते हैं। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस थीटा होता है, इनटू डी बाई dx ऑफ 4x, मतलब आपका ये इनटू को आगे ब्रैकेट लगा दी बेटा, राइट ब्रैकेट, 4 इंटू dx, और ये कांस्टेंट है 2 पाई बाई 3 नंबर, डी बाई dx ऑफ 2 पाई बाई 3 0। सर हाँ बोलिए। सर y साइन थीटा के इक्वल था, इसका dy बाई dx निकाल के वो जो माइनस कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, और फिर थीटा की जगह पर वैल्यू रख के ऐसे कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? माइनस कहाँ से हो जाएगा भाई? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। सॉरी सर, कॉस थीटा। हाँ, dx बाई dx इज 1,
तो आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो आ गया 4 cos थीटा। ठीक है राम जी, समझ में आया? अब थीटा की वैल्यू फिर से वापस रख दीजिए। ठीक है राम जी? यस सर, यस सर, अरे खोपड़ी में घुसा तुम्हारे। यस सर। हाँ, ये आंसर हो गया। छापो फटाफट, छापते चलो। भी बता दो हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। बताता हूँ। और इसको ऐसे भी कर सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रख के लिख सकते हो। चलो जो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, यस सर। y इज इक्वल टू log x स्क्वायर टू द बेस e, इसको 2 log x टू द बेस e लिख सकते हैं। तो dy बाय dx बीका राम जी आपसे हुआ था क्वेश्चन? यस 2 सर। by x, यस सर। ठीक है, फिर किसको पूछना था? 8 वाला किसी को पूछना क्वेश्चन था? नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल टू x साइन x स्क्वायर दिया गया है। ये दो फंक्शन है बेटा, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो हमको dy बाय Yes, dx sir. निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे बोलो? फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन है dy by dx into sin x। सुनते जाओ। ये सेकंड फंक्शन है और Yes, ये x sir. स्क्वायर थर्ड फंक्शन होगा। 3 फंक्शन इसके अंदर है, बता दूं मैं। तो सर पहले एक्स तो स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है? x स्क्वायर थीटा की वैल्यू है, तो थीटा के लिए x स्क्वायर दे दिया है ना, इसीलिए तीसरा फंक्शन बन गया। चलो तुम तीसरा फंक्शन से घबरा रहे हो तो रहने दो इसको। ये इतना ठीक है? नहीं तो सर, आ गया समझ Yes, आ गया। दो फंक्शन का प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन इज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन Yes. इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। by dx। रुको भाई, रुक जाओ। ठीक है, सेकंड फंक्शन x। अब देखो, अब इसके अंदर खुद एक फंक्शन है, तो डी बाई, अब इस x स्क्वायर को मान लो थीटा मान लो, तो यहाँ लिख दो डी बाई डी थीटा, देखो है ना, और x स्क्वायर जगह साइन थीटा लिख दो। इंटीग्रेट क्या करोगे? फिर डी बाई डी एक्स और थीटा के वैल्यू x स्क्वायर यहाँ डाल दो। ठीक है, प्लस, तो ये अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर बता देता हूँ मैं। ये वाला पोर्शन ना समझ में आया हो तो इसको वाला, अच्छा आ गया तो अच्छी बात है। नहीं आया सर, नहीं आया। ओके, नहीं आया सर, मुझे भी नहीं आया। कोई बात नहीं। किसको नहीं आया? मेरे को वैष्णवी नहीं बोल आया रही है। सर वैष्णवी। हाँ मानस। मानस, ठीक है मानस। देखो, अगर मान लो y इज इक्वल टू, तुम इसको ये समझो कि साइन एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर को थीटा मान लें हम, यस तो सर। y Yes, इज sir, इक्वल टू ऐसे साइन किया थीटा था। लिख दिए, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा। यस सर, ऐसे ही किया यस बिल्कुल। सर। और डी थीटा बाई डी एक्स लिख दोगी, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है बोलो? एक्स X स्क्वायर। square। एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इनटू cos थीटा। यस सर। अब ये वाला वैल्यू उठा करके इसके डिफरेंशिएशन, इस पूरे डिफरेंशिएशन जब ये जो रखे रख दीजिए। अब आप x हो गया इनटू, ये वैल्यू कितनी आई? 2x इनटू cos थीटा की वैल्यू क्या बना? तो x स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर प्लस साइन x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ x इज 1। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ये डिफरेंशिएशन आपका हो गया। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, ऐसे भी देखो, लिखने बड़ा आसानी से लिख सकते हो, तो याद भी रहेगा। फार्मूला छोड़ करके मान लो x इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर ऐसे दे दिया गया, तो पहला स्टेप पे dy बाई डी एक्स कैसे लिख दो? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस वाले में तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस वाले में कैसे याद रखना? सुनो, इस वाले में कैसे याद रखना है कि पहले तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताओ? एक्स के रिस्पेक्ट में cos x होगा। यस सर। एक्स की जगह पर क्या दिया गया? एक्स की जगह क्या दिया है? सुन लो, एक्स की जगह क्या दिया है? एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा। ऐसे याद रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले इस पूरे साइन एक्स का कर दिए तो साइन एक्स का cos x, और x की जगह एक्स स्क्वायर दिया गया है तो cos x स्क्वायर हो गया, फिर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन कर दे 2x आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बता? 2x क्यूब इनटू cos x स्क्वायर प्लस साइन x स्क्वायर। वैष्णवी समझ में आया?
यस सर समझ गई। इसको भी लिख दो ऐसे ही 2x³ इंटू सर 2x स्क्वायर होएगा ना? अच्छा हाँ स्क्वायर होगा, x है ना, गलती से लिखिए 2x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइन किया जाएगा। और किसका क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 कौन पूछ रहा था? सर प्रणव। देखो बेटा, इसमें दिया है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन क्या दिया कि x इज इक्वल टू 3t मीटर पर सेकेंड, उसकी यूनिट दिया गया है, यूनिट लिखो चाहे मत लिखो चलेगा, माइनस 1 मीटर पर सेकेंड, 1 लिखने की जरूरत नहीं, जो टी स्क्वायर सिंपली लिखो, ऐसे लिखो। इसमें पूछा स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है ना, तो पहले हम निकालेंगे dx/dt, ये स्पीड बता देगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब हम, x की जगह पर 3t माइनस टी स्क्वायर लिख दो। अगले स्टेप में d/dt ऑफ 3t माइनस d/dt ऑफ 3 माइनस 2t। हाँ 3 माइनस 2t। 3 माइनस, तो देखो भाई आ t की गया, वैल्यू रख देंगे 2। हाँ 1 मीटर पर इसकी वैल्यू t बराबर 2 सेकंड लिखा है, इसे लिखते हैं हम, तो 3 माइनस 2 इंटू 2 यानी -1 मीटर पर सेकंड। ये गलत आंसर है, मॉडुलस लेते हैं इसका 1 मीटर पर सेकंड आने के लिए, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए दिया गया, ये बात समझने के लिए, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। नहीं होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी होता तो लिख सकते थे -1। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, और किसी कोई क्वेश्चन 11th वाला हो गया है? सर 11th वाले में सर, यस सर। सर हमने 11th वाले को पहले x मानेंगे सर, 11th वाले को अरे उसको खोल दो, एक तो मत मानो, उसको ऐसे लिख दो कि मान लो y इज इक्वल टू दिया गया है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका एक्सपेंशन कर दो, √x का स्क्वायर कर दो, x आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी x आ गया, प्लस 2a इंटू b, ये कट गया। अब dy/dx निकाल दो, x का डिफरेंशिएशन 1/x का कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ, x टू द पावर -1 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस x टू द पावर -2, और ये 2 बचा 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, बता गया आंसर मेरा। हाँ, इसी को आप लिख सकते हैं, dy/dx को लिख सकते हैं 1 - 1/x, पहला आंसर आएगा, ठीक है। हेलो यस सर। आइए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पर आ जाइए। इंटीग्रेशन सर हमें पहले इसका होल स्क्वायर करके सर इसको फिर dy/dx करेंगे। हाँ, वैसे तो चाहो मान के भी कर सकते हो तुम, ऐसा नहीं है, जैसे तुम कह रहे थे ना कि सर इसको ऐसे कर ले, हम यही कर रहे थे ना, इसको लेट कर लो √x प्लस 1/√, बहुत सारा तरीका है बेटा, इसको z मान लो, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, z स्क्वायर हो गया। हमको निकालना है dy/dx, इसको क्या लिख सकते हैं, dy/dz इंटू dz/dx, चलेगा, तो भी रिजल्ट वही आएगा। तो dy/dx y की वैल्यू z स्क्वायर टर्म है, z स्क्वायर लिख दो इंटू dy/dx आप z, तो z की वैल्यू कितनी माने हम, √x प्लस 1/√x, कर लो डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ऊपर कर दीजिए, कर रहा हूँ, देखो 1 मिनट इसको लिख देना दो। अब इसको भी x टू द पावर 1/2 लिख दीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आएगा, ठीक है। सर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट या फिर इंटीग्रेट करने के आ सकते हैं पेपर के अंदर? हाँ जी बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कोई दिक्कत है? नहीं सर, पूछ रहा था सिर्फ। बस हाँ ठीक है, घबराओ मत, सब हो जाएगा। तो ऐसे भी एमसीक्यू होने वाला है पूरा। अरे यार नॉलेज के पीछे जाओ, एमसीक्यू आया चाहे सब्जेक्टिव आया चाहे कुछ आया, कॉन्फिडेंट रखो अपने आप के ऊपर। मान लो पहला पेपर खराब हुआ, कोई बात नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं मन में आना चाहिए, सीखने की लालसा रहेगी तो आगे बढ़ सकते। यस। हाँ
देखो बेटा एक बात बता दो, नंबर किसी की इंटेलिजेंसी का पैरामीटर नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। सर एक बार नीचे कर दो। नंबर सर हेलो हेलो हेलो। मीटिंग चल रही है, सर ने लीव कर दिया। सर हाँ कर दो। ओके थैंक यू। सर का नेटवर्क का शायद से शायद सर को नेटवर्क इशू हुआ है इसलिए उन्होंने लीव कर दिया। हेलो। क्वेश्चन
हेलो, किसी के पास सर का नंबर है? हाँ मैं उन्हें कॉल कर रहा था, उनका अनरीचेबल जा रहा है। सर ने कहा है कि उनके सेंटर पे इशू आया नेट का, तो अभी क्लास में रॉ सर ज्वाइन कर रहे हैं। अरे आ गया नेट आ गया, चल आ गया और क्या आ गया मैसेज लिखते ही आ गया फटा से। हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बीच में यस सर। कोई बात नहीं।
मैं इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए अपने घर पे 2-2 नेटवर्क कनेक्शन ले रखा हूँ। अब हटाऊंगा। नेटवर्क चला गया था सर। हाँ, टेक्निकल इशू तो कहीं पर भी आ सकता है। चलो, तो बेटा हम लोग नए एक्सरसाइज पर आते हैं। नया पेज ले रहा हूं मैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं करी आपने? अभी कर रहा हूँ, स्क्रीन वो कर रहा हूँ। वो तो नेटवर्क जब चला गया था तो स्क्रीन नहीं आ पाएगा ना। अभी करता हूँ शेयर। सर इतनी अच्छी क्लास का फ्लो चल रहा था, सारा फ्लो टूट गया। हाँ कोई बात नहीं, फिर फ्लो बन जाएगा। देखो स्क्रीन शेयर है। यस सर। यस सर। यस सर। सर चलो अब हम लोग इंटीग्रेशन पर आते हैं। इंटीग्रेशन में देखो एक एग्जांपल 17 है, कुछ एग्जांपल जो देगी वो फटाफट करा देता हूँ मैं, इसके बाद क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। देखो अब ये ध्यान से देखना जरा। जैसे कि ये दे रखा है, हालांकि सॉल्व इसमें दे रखा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जैसे दे रखा है sin 3x का dx करना है, ठीक है ना, sin 3x dx करना है। अब इसमें देखो यहाँ पर थीटा की जगह पर 3x दे रखा है, यानी हम एक काम करें कि 3x को थीटा मान लें। जब 3x को थीटा मानेंगे तो dx को भी थीटा में चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे हम? तब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, थीटा को x के रिस्पेक्ट में। तो d थीटा बाई dx अगर हम करें तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बताओ? 3 हो गई ना। तो हमको dx की वैल्यू रखनी, क्योंकि यहाँ पर dx है, तो dx की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी बताओ? थीटा बाई 3 आ जाएगा। बोलो ऐसा नो। तब हम क्या करें कि साइन, अरे भाई मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो ये 3x को हम थीटा लिख दें और dx की वैल्यू ये उठा के पुट कर दें थीटा बाई 3, तो 3 को बाहर निकाल दें। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस और थीटा की वैल्यू फिर से वापस निकाल दें, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस 3x। अब इसको देखो डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या है, इसे sin 3x dx दिया है ना, तो आपको करना क्या है कि sin 3x की वजह sin x का इंटीग्रेशन कर दिए तो माइनस कॉस x आ जाएगा, और x की जगह पर 3x लिख दीजिए, और जो 3x है उसका जो भी नंबर यहाँ दिया उसको नीचे डाल दीजिए। काम खत्म, यू गेट द आंसर प्लस c। समझे बात को? इसी तरह से मान लो अगर हमको ये दे दिया जाए, एक क्वेश्चन ले लें, मान लो अगर हमको दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू कॉस 3x का इंटीग्रेशन करना है, बताओ क्या करोगे? का dx करना है, y नहीं, इसमें cos sin x by 3 हो जाएगा। 3x divided by 3 plus c। वेरी गुड, दिस इज sin 3x डिवाइडेड बाय 3 3x c। मान लो अगर दे दिया जाए sin n इंटू dx का इंटीग्रेशन, सुनो रुको, sin n इंटू x इंटू dx का इंटीग्रेशन। अब बताओ क्या लिखोगे? माइनस cos x अपॉन माइनस cos माइनस कॉस x और m बाई nx अपॉन n प्लस c। m। ये होगा अपॉन n प्लस c। हाँ ठीक है। अब जैसे मान लो जो एग्जाम्पल नंबर 19 है आपके पैकेज में, ये मान लो दे दिया गया 3x प्लस 6 टू द पावर 7। एक काम करते हैं हम, पहले इसको हम कर देते हैं। जैसे ax प्लस बी टू द पावर n दिया गया है, ये फार्मूला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे इसे। क्या लेट कर लेंगे? कुछ भी मान लो इसको, ax प्लस बी को हम z मान लें, समझो, ठीक है। और एक काम करें हम, क्योंकि z x का फंक्शन है तो dz बाई dx कर दें। तो dz बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? d बाई dx, z की जगह पर ax प्लस b, तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ a बचेगा।
कौन बोल रहा है बेटा? dz बाई dx की वैल्यू a आ गई। तो अगर dx की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो तो dx को इधर ले जाओ और a को z के नीचे लाओ, dx वैल्यू dz बाई a। तो ax प्लस b, ax प्लस b वैल्यू क्या z है, तो z टू दी पावर n लिख दें इसको, और dx की जगह पर dz अपॉन a, तो 1 अपॉन a बाहर निकाल दो। और फिर पावर फंक्शन वाला फॉर्मूला पता है, x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है नहीं? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका z टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब z की वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे। z की वैल्यू क्या माने थे हम? ax प्लस b माने थे, टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐसे आ गया। समझ में आ गई बात? ये बात सर यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं पहले? यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन क्यों कर रहे हैं पहले? बता रहा है। ये बताओ, यहाँ x दिया है, dx दिया है। यस सर। तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि भाई इसको हम z मान लें और यहाँ रख दें z टू दी पावर n और यहाँ dx रख दें? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो? बोलो ऐसा नो? नहीं तो गलत है। नो सर। क्यों? क्योंकि z अगर आया तो ये z ही के फॉर्म में आना चाहिए, यानी dx को हम dz में बदलेंगे। तो dx को dz में बदलने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? ये जो z की वैल्यू हमने मान रखी है x प्लस बी इज इक्वल टू z, यानी z किसका फंक्शन हो गया? x का, यानी z को हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे तो आपका dx की वैल्यू z के टर्म में आ जाएगी, यानी इस dx की जगह हम क्या लिख देंगे आप? dz बाई a, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया। समझे बेटा? हेलो? ओके सर। सर dz बाय a आया, a का क्या हुआ? ये बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन साइन के, अंदर रखना चाहो अंदर रखो, आपकी इच्छा है। देखो ना सर, हाँ सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब अगर हम यहाँ पे आपने जैसे जेड मानकर किया, हम लोग उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? मतलब जो है जिसके सेंस में करना है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसे डायरेक्ट। अरे भाई, स्कूल में अगर सब्जेक्टिव पेपर होता तो डायरेक्ट आप लिखती तो नंबर नहीं मिलता। अगर आपका दिमाग इतना तेज हो चुका है, सोल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट करने का मतलब क्या है? डायरेक्ट करने का मतलब कैसे करेंगे? इसमें पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पावर फंक्शन x टू दी, इसको मान लीजिए कि x टू दी पावर n है। ये x टू दी पावर n का जैसे मान लो ये दिया है ax प्लस b टू दी पावर n dx। तो पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ये n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और फिर इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो जब इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो b का डिफरेंशिएशन 0 और ax का डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा a, तो और उसका इनवर्स रखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो ये बड़ा पहले इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। हाँ, डिफरेंशिएशन में भी गलती कर सकते हैं आप, क्योंकि आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आ जाएगा। कहाँ यहाँ a आया है, a नीचे आना चाहिए, यानी डिफरेंशिएशन वाले से डिवाइड करेंगे। तो ये मेथड मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि इसमें गलती आप कर देंगे। ठीक है, ये वही कर सकता है जो करते समय एकदम ध्यान में रखें कि करना क्या है। नहीं पता चला ए नीचे आना, आप ऊपर लिख के बैठ गए, बस हो गया काम, वहीं पर माइनस का नंबर मिल गया। तो जो जैसे वैसे करिए आप। हाँ, आइए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक्सरसाइज का इसका। जल्दी बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर था? एक्सरसाइज 0.2 क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। चलिए भाई, अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक्सरसाइज सर इंटीग्रेशन की तो आप सारे मेन करवा ही दीजिए, क्योंकि हमने वहाँ पे एग्जांपल नहीं लिए थे। एग्जांपल क्या किए थे बेटा? सर जब आपने फॉर्मूले लिखवाए थे ना, तो वहाँ पे आपने बोला था कि अभी कराएंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है सर 16th भी बता देना। वो सब एक लाइन से बता दे रहा हूँ। कर दूं इसको सारा, कर दूं एक लाइन से? यस सर समझ में आ यस सर कर दो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया गया है, 1/√x dx। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x टू दी पावर -1/2। ऊपर ले जाके इसके x टू दी पावर -1/2 dx लिख सकते हैं बेटा। x टू दी पावर -1/2 पावर फंक्शन का फॉर्मूला लगा देते क्या आ जाएगा बताओ?
x टू द पावर -1/2 प्लस 1/2 अपॉन 1/2 विथ माइनस साइन आएगा बेटा, ये ध्यान रखिएगा। x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ये हो जाएगा 2√x प्लस c। फिर x टू द पावर 1/2 को अंडर रूट x ले सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, समझे इस बात को आप लोग? सर हमें इस क्वेश्चन में पहले dx को सोल्व नहीं करना था क्या? बेटा इस नहीं, क्वेश्चन में इसको पहले dx को सोल्व नहीं करना? क्या जरूरत थी? अगर तुम मानना चाहो तो मानो, फर्क क्या पड़ता है? ये तो आसान है ना। यहाँ आप हर जगह एक ही मेथड थोड़ा लगता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि आप मान लीजिए कि रूट एक्स को जेड मान लीजिए, तब आपको डीएक्स को बदलना पड़ता। अगर आप कहीं कोई चीज भी पुट करते हैं अपने तरफ से, तो उसको उसी फॉर्म में ले आने के लिए, अब जैसे मानते तो क्या करते तुम, इसको लिखते कि z इज इक्वल टू f टू द पावर 1/2, फिर लिखते dz बाई dx, तो क्या आ जाता है nx टू द पावर n-1, ये आ जाता तुम्हारा। तो फायदा क्या होता है? उससे कोई फायदा तो होता नहीं, इसलिए यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ हो ही गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारा, आई की वैल्यू दे दी गई है sec स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। नहीं ठीक है सर, उसको बांध के रखने के लिए इसे, इसको बांध के ऐसे रखें। हाँ हाँ, नहीं स्क्वायर को लपेट के कहीं ले जा रहा है, बोल के बांध रख लीजिए। सर इंटीग्रेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में? हाँ डायरेक्ट आएंगे। अब देखो, अरे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये sec स्क्वायर 2x दिया गया है, तो आप ये बताइए, आप लोगों को पढ़ाए थे y इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx क्या लिखते हैं बताओ? sec स्क्वायर। हाँ, अब देखो यहाँ पे sec स्क्वायर x dx को हम क्या लिखते थे, इंटीग्रेशन ऑफ dy मतलब y की वैल्यू tan x, ये आती थी ना। अब इसको चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हो तुम, इस 2x को तुम क्या मान लोगे, x जैसा मान लो, मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? 2x yes, sir. ये चलो लेट कर, इसको y मान लेते हैं ना। अरे रुक जाओ तुम, इसको y नहीं लेट कर लेते, चलो कुछ भी मान लेते हो, y मानो x मानो कुछ मानो, 2x को तुम चलो, ये तो ऊपर क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हो बेटा? नहीं सर, जो हमने वो किया था ना sin 2x आपने बोला था, तो आपने बोला sin 2x, तो उसके नीचे फिर उसका जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 वो लिख लेने का, तो वैसे भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो ये 2x को z मान लीजिए, तो dz बाई dx निकाल दीजिए, तो क्या आ जाएगा, d बाई dx ऑफ 2x, 2 को बाहर लिख दीजिए, x लिख दीजिए, तो dz बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमको यहाँ dx की वैल्यू चाहिए, तो देखो यहाँ पर dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dz बाई 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल जैसे ऊपर साइन nx वाला किए थे हम लोग, बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ पर आके आपका sec स्क्वायर 2x की जगह पर z और dx की जगह पर dz बाई 2 और 2 बाहर, और sec स्क्वायर z dz का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x होगा, tan z होगा, z की वैल्यू वापस डाल दो, बताते हैं आंसर, बोलो भाई। ये समझ में आया नहीं आया? सर मतलब वो जो dx dz ये सब कुछ जो होता है, ये सब सिर्फ वेरिएबल इक्वल होने चाहिए दोनों के अंदर। हाँ अगर इनका खुद का वो नहीं। हाँ, अगर यहाँ z माने हो तो यहाँ z आना चाहिए, और वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर x, तो tan स्क्वायर x आया। हाँ सर ये यहाँ पे dz बाई dx इक्वल टू 2dx बाई dx कैसे आया? अरे भगवान, लो सर पहले एक बार आप डायरेक्ट बता दो। सर आप डायरेक्ट वाला बता दो। एक मिनट, डी बाई डी एक्स और z की वैल्यू 2x है, तो 2 को क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे, और dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, यानी dz बाई dx की वैल्यू क्या आ गई सर, राना 2, तो dx की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dz बाई 2, समझे बालक? बोलेगा यस सर, यस। अब डायरेक्ट वाले में क्या करना है कि इसको sec स्क्वायर x मान लो, तो हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x
dx का इंटीग्रेशन tan x होता है कि नहीं होता है? बोलो, और प्लस c होता है कि नहीं होता है? तो भैया अब यहाँ x की जगह पर क्या दे दिया गया? x स्क्वायर दे दिया गया है, तो आप इसको क्या लिख दिए? tan x स्क्वायर लिख दीजिए, सॉरी स्क्वायर नहीं दिया, कितना दिया? 2x दिया है। हाँ हाँ 2x दिया है। हाँ, तो इसको tan 2x लिख दीजिए, और ये जो 2 यहाँ पर है, जो नंबर आया है उससे डिवाइड कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस ये ध्यान रखिए आप समझे? डायरेक्ट लिख सकते हो उसे। सर आपकी नेक्स्ट क्लास है आज इसके बाद? हाँ, नेक्स्ट क्लास है, इसके बाद नहीं, इसके बाद के बाद, यानी 6:25 से आगे। यस सर। थोड़ा अगर टाइम कम किल कराएंगे आप लोग, फटाफट में सॉल्व करते चलूंगा आगे। ये चैप्टर खत्म, ये टाइम खत्म हो गया कि है अभी टाइम? सर हो सर गया। खत्म हो गया सर। तो आज सिर्फ आप मतलब टारगेटिंग क्वेश्चंस कराएंगे? हाँ सर पीडीएफ पोस्ट कर दो, पीडीएफ Okay, पोस्ट sir, कर दो, thank you, पहले sir. पीडीएफ पोस्ट कर दो। अच्छा। सर ये जो है सर डायरेक्ट मेथड सर sec स्क्वायर 2x का आ जाएगा tan 2x/2, तो सर ये nx/2 वाला ही तो फॉर्मूला है ना? बिल्कुल। तो सर डायरेक्ट ही सही है। सर अभी आप कंटिन्यू करवा दो इससे अच्छा क्लास 6:15 तक, क्योंकि आपकी क्लास है। नहीं, इसके बाद मेरी एक दूसरी क्लास है बेटा। अच्छा, मैं करा देता, दूसरे सब्जेक्ट दूसरे बैच की क्लास है। अच्छा किया तो यदि मैं पीडीएफ भेज ही नहीं पाता, भूल जाता हूँ। लो भाई क्या, लेकिन मैं मैथमेटिकल टूल्स बहुत ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ तुम लोग। चलो करूँगा, थैंक यू। कभी एक्स्ट्रा थैंक यू सर। ओके, थैंक यू बेटा। बाय सर।